नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके जो भी यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होते हैं, जो छमाहिक परीक्षा होते हैं आपके, आप अगर स्टेट बोर्ड के हैं तो, है ना। सभी एग्जाम में क्वेश्चंस यही से आते हैं। वो चाहे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चंस यही से आने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, नोटबुक अपने साथ रखें और चीजों को समझते हुए चले। चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो एनिमेटेड वीडियो भी अपलोड कर रखा है, साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी 2 पार्ट्स में आपको पूरे चैप्टर को मैंने समझा दिया है। तो चैप्टर की वीडियो को भाई जरूर से जरूर देख लेना। अब हम चलते हैं अपनी पीडीएफ में और सीधा अपने क्वेश्चंस को हम समझना स्टार्ट करेंगे। ज्यादा वक्त को हम बर्बाद नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बोर्ड पे जो भी मतलब मैंने पीडीएफ ओपन किया है वो क्लियर बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई, एक एक करके। जैसे कि आप सबसे पहले देखेंगे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। स्टेट बोर्ड की बात करो तो भाई स्टेट बोर्ड में 2 मार्क्स में भी आ सकता है ना, 4 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप कौन था, उसने कौन सी 2 प्राचीनतम लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, है ना। एक सिंपल क्वेश्चन है कि भाई जेम्स प्रिंसेप कौन था और कौन सी 2 लिपियों को पढ़ने में उसने सफलता हासिल कर ली, है ना। अथवा में इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया कि भाई जेम्स प्रिंसेप के योगदानों को भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक ऐतिहासिक प्रगति क्यों माना गया, है ना। जेम्स प्रिंसेप ने जो भी योगदान भारतीय अभिलेख विज्ञान में दिया है, अभिलेखों के अध्ययन में दिया है, उसको एक ऐतिहासिक प्रगति क्यों माना जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। दोनों में सेम आंसर लिखना है, कुछ भी आपको अलग नहीं लिखना, है ना। तो आप सभी को पता है कि भैया जेम्स जो प्रिंसेप थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और सम्राट अशोक ने जो भी अभिलेख लिखवाया था उन सभी अभिलेखों को उन्होंने मतलब पढ़ा था। उन अभिलेखों पे 2 लिपियों का इस्तेमाल किया गया था, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। इन दोनों ही लिपि का अर्थ 1930 के दशक में किसने निकाल दिया था? भैया जेम्स प्रिंसेप ने निकाल दिया था, है ना। जिससे कि हम भारतीय इतिहास को, खास करके मौर्य काल के इतिहास को और आसानी से समझ सकते थे, है ना। और इसी को एक तरीके से भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति माना जाता है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा था? जेम्स प्रिंसेप का रहा था, इन दोनों लिपियों को पढ़ने में, प्राचीनतम अभिलेखों का अर्थ निकालने में। तो बस यही आंसर आपको इसमें लिखना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है ना। जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का जो समय काल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय काल है, वो भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे क्या रीजंस है, ऐसे क्या कारण मतलब कारण है ना। तो सबसे पहला पॉइंट भाई देखो, इसी समय काल में क्या होता है, बहुत सारे राज्यों और नगरों का विकास देखने को मिलता है ना। भारत में बहुत सारे नए नए नगर और राज्य उभर के सामने आ रहे होते हैं। साथ ही साथ लोहे का प्रयोग, आप सभी को पता है कि लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ भाई? इसी समय काल में। इससे पहले भारतीय इतिहास में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ था। लोहे के नहीं औजार बनाए जाते थे, नहीं हथियार बनाए जाते थे, कुछ भी लोहे का नहीं बनाया जाता था। लोहे का इस्तेमाल कब शुरू हुआ भैया? 600 ईसा पूर्व के समय काल में ही भारतीय इतिहास में शुरू होता है। सिक्कों का विकास भाई, बहुत सारे सिक्के नए नए ढाले गए राजाओं द्वारा और उन सिक्कों को प्रयोग में लाया गया व्यापार के लिए, चीजों के लेन देन के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए। तो बहुत सारे सिक्के ढाले गए। जैन और बौद्ध धर्म का विकास भाई इसी समय काल में होता है। जैन और बौद्ध धर्म का विकास भी इसी समय काल में होता है। साथ ही साथ इन धर्मों के जो ग्रंथ है, जो साहित्यिक ग्रंथ है, उसकी रचना भी 600 ईसा पूर्व के समय काल में भी ही होती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि 16 महाजनपदों का विकास भी इसी समय काल में देखने को मिल जाता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप 600 ईसा पूर्व का समय काल भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे, आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? अभिलक्षण का मतलब होता है विशेषताएं, खासियत, है ना। तो महाजनपदों की विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे, महाजनपदों की खासियत क्या थी, विशेषताएं क्या थी? ठीक है जी। देखिए जी, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों, जो आरंभिक ग्रंथ है, उसमें आप सभी को पता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया जी? 16 महाजनपदों का।
जिसमें से बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये महाजनपद बहुत ज्यादा फेमस थे, जिसमें से मगध जो था वो सबसे ज्यादा फेमस था, पावरफुल था। आप सभी को ये बात मालूम है ना। अब देखिए महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण क्या होते थे। महाजनपद आपको पता है, महाजनपद जैसे कि अभी हमारा जो पूरा देश है वो 28 राज्यों में बटा हुआ है। इसी तरीके से 600 ईसा पूर्व के काल में, 600 ईसा पूर्व के आसपास हमारा जो देश था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 कह दो कि छोटे छोटे राज्य मतलब थे, ठीक है। मतलब 16 महाजनपदों में पूरा भारत विभाजित था। अब इन महाजनपदों की खासियत क्या होती थी, जैसे मान लो कि मगध एक महाजनपद है या कुरु एक महाजनपद है, तो उनकी विशेषताएं क्या होती थी कि भाई अधिकांश महाजनपद में किसका शासन होता था, राजा का। महाजनपद में किसका शासन होता था, राजा का, है ना। लेकिन गण और संघ नाम के जो विशिष्ट राज्य होते थे, गण और संघ के नाम से जो फेमस राज्य हुआ करते थे, गण और संघ, गण और संघ मतलब समूह बना के यहाँ पे शासन चलता था। इससे ही आप समझ सकते हैं कि इन राज्यों पे किसका शासन होता था, कई लोगों के समूह का शासन होता था, और इस समूह में शामिल प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। बज्जी संघ की भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा लोगों का समूह नियंत्रित होता था, मतलब समूह का नियंत्रण होता था। तो इस लाइन का कहने का मतलब है कि महाजनपद में राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से जो विख्यात राज्य थे वहां पे किसका शासन होता था, समूह का। और समूह में शामिल सभी व्यक्ति मिलकर निर्णय लेते थे, मिलकर फैसला लेते थे, इसलिए समूह में शामिल सभी व्यक्ति क्या कहलाता था भाई, सभी व्यक्ति राजा कहलाता था। उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक महाजनपद की भाई अपनी खुद की एक राजधानी होती थी, जिसको किले द्वारा घेरा जाता था, यानी कि राजधानी की किलेबंदी भी की जाती थी। किलेबंद राजधानी के रख रखाव के लिए सेनाओं और नौकरशाही के लिए भी भारी आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी, है ना। आप देखो, आप सभी को पता है कि अगर महाजनपद की कोई राजधानी है तो राजधानी की किलेबंदी जरूरी होती थी, क्योंकि पुराने समय में युद्ध का नियम था कि राजधानी पे कब्जा यानी कि पूरे साम्राज्य पे कब्जा माना जाएगा। तो इसीलिए राजा महाराजा अपने राजधानी की किलेबंदी करवा देते थे ताकि राजधानी बिल्कुल सुरक्षित रहे, ठीक है जी। अगला पॉइंट देखो, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना करनी शुरू कर दी। इसमें यह कहा गया था कि राजा जो होगा वो कौन से वर्ग से होगा भाई, क्षत्रिय वर्ग से होगा। तो महाजनपद के जो राजा आते थे वो किस वर्ग से आते थे भाई, क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय वर्ग के व्यक्ति ही महाजनपद के राजा बन सकते थे। और इनका काम क्या होता था भाई, शासक क्या काम करते थे, किसान हो गए, व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, इनसे क्या वसूलते थे, कर वसूला करते थे। राजाओं का काम यही था, महाजनपद के राजा का काम था कर वसूलना और भेंट वसूल करना। साथ ही साथ संसाधन जुटाने के लिए राजा दूसरे राज्यों पर हमला भी करते थे। पैसे जुटाने के लिए भैया क्या कर दिया, दूसरे राज्य पर हमला कर दिया। देखो लिखा भी है, आगे लिखा भी है कि धन जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना भी एक वैध उपाय था ताकि धन को जुटाया जा सके, है ना। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना बना ली। पहले क्या होता था कि भाई राजाओं के पास, महाजनपद के राजाओं के पास स्थायी सेना नहीं थी, है ना। परमानेंट जो सोल्जर्स होते थे वो नहीं थे, क्योंकि जो किसान है, किसान खेती कर रहे हैं, जब युद्ध होता था तो किसानों को ही युद्ध में ले गए, उनको पकड़ा दिया, तलवार पकड़ा दिया, ढाल पकड़ा दिया, चल भाई लड़ना शुरू कर दे। तो इस तरीके से स्थायी सेना नहीं थी, जब जरूरत पड़ता था किसानों को ही युद्ध में उतार देते थे। कई बार किसान फसल नहीं बो रहे, बीच में समय है, तो उस समय ही उनसे सैनिक का काम करवा लिया जाता था। लेकिन बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, अपनी स्थायी सेना भी धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, स्थायी सेना भी बनाना शुरू कर दिया था, ताकि एक स्थायित्व बना रहे, है ना। कभी युद्ध हो जाए तो अचानक से मान लो भाई जो कृषक है उनको भाई युद्ध का अनुभव नहीं है ना, तो इसलिए स्थायी सेना भी बनाना शुरू कर दिया था महाजनपद के राजाओं ने। तो ये महाजनपद की विशेषता थी, है ना, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ही आसान है लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है भाई। जितना आसान है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर ले लेंगे भाई, एक भी नंबर नहीं जाने देंगे इस क्वेश्चन में हम। तो क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाएगा पेपर में, देखो, उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बनने में सहायता पहुंचाई। यानी कि ऐसे कौन से कारण थे जिससे कि 6ठी शताब्दी
ईसा पूर्व तक जो मगध था वो एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मगध किस प्रकार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, वर्णन कीजिए। सेम क्वेश्चन है जी। अथवा में देखो, आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया, स्पष्ट कीजिए। तो तीनों ही क्वेश्चन में कुल मिला के अपने को क्या समझाना है कि मगध किस तरीके से एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, उसी के बारे में आपको बताना है। तो देखो जी, मगध आप सभी को पता है कि आधुनिक अपना जो इधर बिहार और झारखंड का जो पूरा एरिया है ना, अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे, ठीक है जी, इंडिया का मैप को आप देखेंगे तो बिहार और झारखंड का जो पूरा एरिया है वो क्या कहलाता था, मगध कहलाता था। ठीक है, तो मगध की जो भूमि थी वो बहुत ज्यादा, पहली बात तो भाई मगध की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। अब मगध की भूमि उपजाऊ होने की वजह से क्या था कि यहाँ पे खेती करना बहुत आसान था। अब खेती आसानी से होता था तो खाने पीने की चीजों की कोई कमी वहां पे नहीं होती थी। साथ ही साथ मगध क्षेत्र में लोहे के खदान भाई उपलब्ध थे। अब लोहे के खदान उपलब्ध होने की वजह से क्या बेनिफिट होगा भैया, हथियार बना सकते हो सैनिकों के लिए, नए नए आधुनिक खतरनाक हथियार बना दो। अब दूसरी जो सेना है उसके पास भाई लाठी डंडे है, आपके पास खतरनाक तलवार है, आपकी सेना के पास खतरनाक तलवार है, तो आप युद्ध में जीत जाओगे। मगध को ही बेनिफिट मिल रहा था कि भाई उसके पास लोहे की खदानें थी जिससे कि आधुनिक हथियार सैनिकों के लिए बनाए जा सकते थे। इसके अलावा जंगलों में हाथी उपलब्ध थे भैया, मगध के जंगल में हाथी उपलब्ध है। अब हाथी उपलब्ध होने की वजह से क्या होगा कि भाई सेना में हाथियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो विरोधी सेना है उसके पास घुड़सवार कुछ सिपाही है, कुछ घुड़सवार सैनिक है, हाथी तो भाई कुचल देगा सबको ना, कुचलते हुए तबाही मचा देगा। तो जब सेना में हाथी होंगे सेना और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और जब सेना पावरफुल यानी कि साम्राज्य पावरफुल, महाजनपद पावरफुल। समझ रहे हो, सारी बात समझ में। आगे देखो, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, है ना, इसके अलावा महापद्मानंद, धनानंद जैसे राजाओं का नाम आप लिख सकते हैं। तो ये सब राजा थे बहुत ज्यादा शक्तिशाली। बिंबिसार का नाम बता दो, अजातशत्रु, महापद्मानंद, धनानंद, ये सारे ऐसे राजा थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ही ज्यादा। एक और चीज बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे बिंबिसार नाम दिया गया है, ये मगध का राजा था। कहां का राजा था, मगध का राजा। एक नाम आएगा बिंदुसार, बिंदुसार, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है, कंफ्यूज मत होना। बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। बिंदुसार कौन था, तो बिंदुसार जो था वो अशोक का पापा था। बिंदुसार कौन था, अशोक का पापा मतलब पिताजी, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ये। यानी कि ये कौन से वंश का राजा था, मौर्य वंश का राजा था ये। ठीक है जी। और बिंदुसार जो था, बिंदुसार आई थिंक हार्यक वंश है शायद, उसका राजा था। वंश का नाम मेरे को वैसे एग्जैक्ट नहीं मालूम, आप गूगल कर लेना। बिंदुसार लेकिन मगध का राजा था और वो मौर्य साम्राज्य का राजा था, ये याद रखना। और बिंदुसार बिंबिसार अलग अलग राजा है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। तो मगध के जो राजा थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब पावरफुल राजा होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि वो साम्राज्य भी पावरफुल होगा, है ना। अगला क्या है भाई, मगध की राजधानी राजगृह किलेबंद तथा सुरक्षित थी। देखो मगध की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी, राजगृह या राजगाह भी आप बोल सकते हैं, जिसको इस समय हम राजगीर के नाम से जानते हैं, जो कि है बिहार में। ठीक है जी। अब ये जो राजधानी है पूरी तरीके से किले बंद किया गया है, उसको किले द्वारा घेरा गया है। अब किले द्वारा घेरा जाएगा तो राजधानी क्या होगा जी, राजधानी को चारों तरफ से किले द्वारा घेर दिया गया है तो राजधानी बिल्कुल सुरक्षित होगा। इसको जल्दी कब्जे में कोई दूसरा जो साम्राज्य का राजा है वो जल्दी आसानी से इसको कब्जे में नहीं ले सकता। राजधानी सुरक्षित यानी कि पूरा साम्राज्य सुरक्षित, ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो राजधानी को किलेबंद किया गया था जी। पहली राजधानी राजगीर थी। उसके बाद आप देखेंगे चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया जाता है। कब, 400 ईसा पूर्व में। ठीक है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व आप बोलते हैं। इस समय क्या होता है, राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया जाता है। इसको भी आप याद रखें, ये आता है क्वेश्चन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है भाई, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर मतलब आप उठा के देख ली, आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन डिट्टो आपको यही सारे नजर आएंगे। हर बार एक सारे पेपर में रिपीट होते हैं।
इससे बाहर भाई आता नहीं है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आएगा भी बाहर नहीं होगा कुछ भी, बस इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, बस तरीका बदल देंगे, पूछेंगे ही सारे क्वेश्चन। ठीक है जी, तो बस आप ध्यान से समझे चीजों को, जिस तरीके से आपको समझाता हुआ मैं चल रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य और मौर्यकालीन इतिहास की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए या स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना करने के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना करने के लिए कौन कौन से स्रोत का इस्तेमाल किया है उसके बारे में बताना है। अथवा में एक और क्वेश्चन है कि इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास की पुनर्रचना के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया, ऐसे किन्हीं 4 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो क्या समझ में आया कि तीनों क्वेश्चन में सेम ही चीज बताना है। तीनों ही क्वेश्चन में क्या बताना है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास स्रोत कौन कौन से हैं। देखो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत की बात करूं तो सबसे पहला स्रोत है मैगस्थनीज की इंडिका। जैसा कि आप सभी को बताया था कि मैगस्थनीज कौन था, ये कि यूनानी राजदूत था। सेलुकस निकेटर ने इसको भेजा था भारत में, है ना। तो इंडिका नामक पुस्तक, भारत में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में मौर्य काल के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, वहां की शासन प्रणाली के बारे में, वहां के समाज के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन इसने कर रखा है भाई। ठीक है, देखो जितना आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है उतना ही आंसर आपको पेपर में लिखना है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना। जितना मैं यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में जितना आंसर बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही लिखना है और पूरे नंबर ले लेने हैं भाई, नंबर कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैगस्थनीज की इंडिका हो गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अब कौटिल्य या फिर जिसको हम इनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। इसमें भी मौर्य काल के बारे में, मौर्य प्रशासन, वहां की शासन प्रणाली के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है ना जी। उसके बाद विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मुद्रा राक्षस। इसमें भी चंद्रगुप्त ने नंद वंश को किस तरीके से खत्म किया भाई। नंद वंश आपको पता है धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद ही मौर्य वंश का राजा बना था। तो नंद वंश को कैसे हराया था उसके बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। साथ ही साथ जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, इसमें भी मौर्य राजाओं के धर्म के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में बताई गई है भाई, धार्मिक जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ हमारे सम्राट अशोक जी ने कुछ अभिलेख लिखे, है ना। इन अभिलेखों से भी आप मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं, उसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है जी, तो ये 5 स्रोत है जैसे कि आप मौर्य काल के बारे में जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सारे पॉइंट समझ चुके होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेख से इनमें से कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताना है और यह भी बताना है कि कौन कौन से तत्व, कौन कौन सी चीजें आपको सम्राट अशोक के अभिलेखों से पता चलता है मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है जी। अथवा में सिंपल क्वेश्चन है, मौर्य की प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। वैसे तो मेन आंसर आपको मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताना है, थोड़ा सा ये भी बता देना है कि कौन कौन से तत्वों का प्रमाण आपको अशोक के अभिलेख में मिल जाता है मौर्य प्रशासन का। ठीक है जी, तो चलिए जी मौर्य प्रशासन व्यवस्था को समझते हैं। मौर्य प्रशासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से हेडिंग्स है जो कि आपको समझाना होता है अच्छे से। ठीक है, देखिए जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऊपर लिख दिया क्योंकि ये 8 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट बोर्ड में 10 नंबर में भी आ जाता है, कई जगह 6 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन, है ना। तो इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी, जब लॉन्ग क्वेश्चन हम 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको ना स्टार्टिंग में क्या लिखना चाहिए भाई, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको एक भूमिका जरूर लिखना चाहिए, है ना। भूमिका लिखने से क्या मतलब है, भूमिका लिखने का मतलब है आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, आप क्वेश्चन को समझा रहे हो और फिर आंसर शुरू करना है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आपको आंसर लिखना है और लास्ट में एक निष्कर्ष भी जरूर लिखना है। ये 2 चीजें जरूर ऐड कर देना भाई। और मेन आंसर तो भाई लिखे ना ही लिखना है क्योंकि मेन आंसर के अपने को नंबर मिलने वाले हैं, है ना जी। देखो जी, तो मौर्य प्रशासन के लगभग सभी प्रमुख अभिलेखों की जानकारी अशोक के अभिलेखों से मिलती है। मतलब कि मौर्य प्रशासन के बारे में ज्यादातर हमें जानकारी कहां से मिलती है, अशोक के अभिलेख से मिलती है। जैसे कि राजा प्रजा संबंध कैसा था, राजनीतिक केंद्र, प्रमुख अधिकारी तथा उनके कर्तव्य इत्यादि। मतलब ये सारी चीजें आपको कहां से पता चलता है, अशोक के अभिलेख से पता चलता है ना। अभिलेखों में हमें आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। मौर्य साम्राज्य के इन तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों का वर्णन इस प्रकार है। मतलब कि ये जितने भी ये पॉइंट्स हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था में बताने वाले हैं वो सब उन अभिलेखों से ही हमें जानकारी मिलती है। सारा कुछ अशोक के अभिलेख से ही लगभग पता चलता है। ठीक है जी। तो देखो मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में सबसे पहला हेडिंग क्या बनाएंगे आप? 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। मौर्य साम्राज्य को कितने राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया था जी? 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, जिसमें से सबसे पहले इसकी राजधानी थी, क्योंकि भाई राजधानी सभी साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरी शासन व्यवस्था को ही वहीं से चलाई जाती है ना। तो सबसे पहले इसकी राजधानी है क्या? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी कि पटना, जो कि बिहार में है। इसके अलावा 4 प्रांतीय केंद्रों का अशोक के अभिलेख में 4 प्रांतीय केंद्रों का उल्लेख भी किया गया था, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, है ना, और स्वर्णगिरी। ये 4 प्रांतीय केंद्र थे। इसका भी उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है। दूसरा हेडिंग क्या बनाएंगे? असमान शासन व्यवस्था। जैसा कि आप सभी को पता है कि मौर्यों की जो शासन व्यवस्था थी ना, असमान थी। मौर्य साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था, बहुत विशाल का साम्राज्य था, है ना। तो इसीलिए मौर्य शासकों का पूरे साम्राज्य पे एक जैसा नियंत्रण नहीं था। बस राजधानी पाटलिपुत्र और इसके आसपास के जो भी प्रांतीय केंद्र थे, इसके आसपास के जो भी प्रांतीय केंद्र थे, उस पे बहुत अच्छा नियंत्रण था, लेकिन दूर के केंद्रों पे अच्छा नियंत्रण इनका नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि मौर्यों की शासन व्यवस्था कैसी थी? असमान शासन व्यवस्था थी। ये हेडिंग हमने बनाया। अगला हेडिंग क्या है? प्रांतीय केंद्रों का चयन। अब भैया प्रांतीय केंद्रों का चयन, जो प्रांतीय केंद्र थे मौर्य साम्राज्य में, उनका चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया गया था, क्योंकि प्रांतीय केंद्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। जैसे कि कुछ प्रांतीय केंद्रों की मैं बात कर लूं, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैनी, ये दोनों ऐसे केंद्र थे जो कि लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे। और साथ ही साथ आप अगर दक्षिण में जाएंगे, स्वर्णगिरी की बात करेंगे, तो स्वर्णगिरी जो था वो सोने की खदानों के लिए फेमस था। कर्नाटक में है स्वर्णगिरी, और सोने की खदानों के लिए बहुत फेमस था। इन प्रांतीय केंद्रों का चयन मौर्य शासकों ने बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो आवागमन को सुचारू बनाना। अगला हेडिंग क्या है? 4th हेडिंग क्या है भाई? आवागमन को सुचारू बनाना। आवागमन को सुचारू बनाने का मतलब क्या है कि भाई जो एक जगह से दूसरे जगह पे आना जाना है वो आसानी से हो सके, है ना। इसी को हम आवागमन को सुचारू बनाना कह रहे हैं। तो आवागमन को सुचारू बनाने के लिए जरूरी था कि स्थल मार्ग, जल मार्ग दोनों से आवागमन आसानी से हो सके, है ना। इसके लिए जल मार्ग को बेहतर, मतलब स्थल मार्ग, नए नए रास्ते बनाए गए, स्थल मार्ग का निर्माण किया गया, जहाज वगैरह आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाई गई ताकि जल मार्ग से भी आवागमन हो सके। क्योंकि आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी से प्रांतीय केंद्रों तक जाने में बहुत समय लगता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो इस वजह से आवागमन को सुचारू बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास, बहुत ज्यादा धन वगैरह मौर्य शासकों ने खर्च किए थे। अगला हेडिंग आ जाता है जी, देखिए समिति तथा उप समिति की भूमिका। अब आप सभी को पता है कि मैक्सनिज ने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख उसने किया हुआ था। ठीक है, जिसमें से सभी उप समितियां अलग अलग कार्य करती थी। 6 उप समितियों के काम भी बता रखे हैं। जैसे कि पहली उप समिति का काम क्या था भाई? नौसेना का संचालन करना। नौसेना यानी कि जो नाव वगैरह चलाते हैं, है ना। नौसेना यानी कि नाव चलाने वाली सेना। तो नाव कहां चलेंगे? पानी में चलेंगे, है ना। इसके अलावा दूसरी जो उप समिति थी उसका काम क्या था? यातायात और खान पान का संचालन करना, है ना। तीसरी उप समिति का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना। चौथी उप समिति क्या काम करती थी भाई? अश्वारोहियों का संचालन करती थी। 5वीं उप समिति रथारोहियों का, यानी कि रथ चलाती थी। 6ठी उप समिति का काम क्या था? हाथियों का संचालन करना। तो ये 6 उप समितियों के भाई काम आप याद रखें, जरूर पेपर में मतलब अलग से भी आ सकता है, और जब आप प्रशासन व्यवस्था को लिखेंगे तो ये पॉइंट तो आप लिखेंगे भाई, इसके बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। अब इनमें देखो, इन 6 उप समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उप समिति कौन सी थी? दूसरी उप समिति। दूसरी उप समिति के काम क्या थी भाई? खान पान और यातायात का संचालन करना। यातायात के संचालन में क्या करेगी भाई? सैनिकों के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना है, वो करेगी। खान पान में क्या? पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, जो सिपाही है, सैनिक है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। ये सब काम किसका था? दूसरी उप समिति का, है ना। आखिरी पॉइंट, आखिरी हेडिंग क्या आ जाता है भैया? आखिरी हेडिंग आ जाता है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अब ये धम्म महामात्र कौन थे? तो आप सभी को पता है कि अशोक ने क्या किया था? अपने धम्म का प्रचार किया था।
धम बोले तो अशोक ने अपने कुछ खुद के ऐसे नियम जिसको फॉलो करके लोग इस दुनिया में आगे आने वाले सभी दुनिया में सुखी रह सकते थे। मतलब लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अशोक ने धम्म का प्रचार किया था, अपने कुछ सिद्धांत बनाए थे। और इसको फैलाने के लिए उसने क्या किया, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी की, जिसको क्या कहते हैं हम, धम्म महामात्र कहते थे। अब ये धम्म महामात्र क्या करते थे, धम्म महामात्र क्या करते थे, ये अधिकारी नियुक्त किए गए थे और ये दूर दूर जाते थे, लोगों को अशोक के धम्म के बारे में बताते थे कि भाई आप अशोक के धम्म को फॉलो करिए, आपका जीवन इस दुनिया में आगे आने वाले सभी दुनिया में क्या रहेगा, सुखी रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप इसमें बताएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं मौर्य प्रशासन व्यवस्था को भी आप लोग समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आता है, कुषाण शासकों ने अपनी उच्च स्थिति के उदाहरण को किस प्रकार प्रस्तुत किया। कुषाण शासकों ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या फिर देवतुल्य, इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया होना चाहिए था देव तुल्य, है ना, यानी कि देवताओं से अपनी तुलना करने के लिए कुषाण शासकों ने कौन कौन से उपाय किए थे। तो देखो सबसे पहले कुषाण शासकों ने उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया, यानी कि देवताओं के समान दिखाने का प्रयास किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी विशालकाय मूर्तियां बनवाई, है ना। कई मंदिरों के आसपास से हमें इनकी विशालकाय मूर्तियां मिली है, जैसे कि इनकी विशालकाय मूर्तियां हमें उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट माट नामक देवी स्थान तथा अफगानिस्तान के एक और देवी स्थान से भी हमें इनकी विशालकाय मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि कुषाण राजाओं ने अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करने के लिए अपनी विशालकाय मूर्तियां बनवाई थी, है ना। कुषाण राजाओं की बात करें तो इनका सबसे फेमस राजा का नाम क्या था भाई, कनिष्क, है ना। कनिष्क सबसे फेमस राजा कौन था इनका, कनिष्क था, ठीक है। इन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी, ठीक है। और देवपुत्र की उपाधि क्यों लगाते थे, तो चीन के शासकों से प्रभावित हो गई। चीन के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, स्वर्गपुत्र। कौन सी उपाधि लगाते थे, है ना, स्वर्गपुत्र की उपाधि लगाते थे, स्वर्गपुत्र की। तो इनसे प्रभावित होकर ये देवपुत्र की उपाधि लगाने लग गए, ठीक है जी। तो इस तरीके से कुषाण शासकों ने अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करने की कोशिश की। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत। गुप्त शासक का इतिहास लिखने में सहायक स्रोत का वर्णन कीजिए, यानी कि गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हमारे पास कौन कौन से है भाई, किस किस के माध्यम से हम गुप्त काल के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले है गुप्त शासकों का इतिहास जो है साहित्य, सिक्कों तथा अभिलेखों की सहायता से लिखी गई है ना। इसके अतिरिक्त कुछ कवियों ने अपने राजा अथवा स्वामी की प्रशंसा में कुछ प्रशस्तियां लिखी है। प्रशस्तियां क्या होती है भाई, प्रशस्तियां हम उसे कहते हैं जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है, किसी की तारीफ में लिखी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रशस्तियां बोलते हैं, है ना। तो इन प्रशस्तियों से भी हमें क्या मिलता है भाई, गुप्त राजाओं के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे कि सबसे फेमस प्रशस्ति कौन सी है भाई, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग जगह का नाम है, वहां पे जो प्रशस्ति लिखी गई है उसको प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। या फिर इसको आप और किस नाम से जानते हैं, इसको आप इलाहाबाद स्तंभ भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इलाहाबाद स्तंभ, है ना, इलाहाबाद स्तंभ भी बोलते हैं। इसकी रचना किसने की थी, तो समुद्रगुप्त का राजकवि था, समुद्रगुप्त का राजकवि था जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने इसकी रचना की थी। और इस प्रयाग प्रशस्ति पे किसकी उपलब्धियों का वर्णन है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। किसकी उपलब्धियों का वर्णन है जी, समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का राजा था, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। इसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। चलिए जी, ये खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णित काल यानी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए, यानी कि खेती करने के कौन कौन से तौर तरीके विकसित हुए इस समय काल में, उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है। अथवा में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक किसानों द्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए अपनाए गए तरीकों का वर्णन कीजिए, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान किसानों ने खेती करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने शुरू किए थे। देखिए जी, तो सबसे पहला तो भाई इस समय काल में आपको पता है कि भाई जो लोहे के हल वगैरह बनने शुरू हुए वो किस समय काल में बनने शुरू हुए, 600 ईसा पूर्व के आसपास। तो पहला पॉइंट, पहला हेडिंग आप क्या बताएंगे, हलों का प्रचलन, है ना, हलों का प्रयोग। हलों के प्रयोग के माध्यम से खेती की जाने लग गई, खास करके लोहे के जो नोकीले फाल वाले जो हल थे, है ना, लोहे के जो नोकीले फाल वाले जो हल थे उसके माध्यम से खेती शुरू हो गई। और
कई जगह पे खेतों को पूरे गहराई से जोता जाने लग गया, जिसकी वजह से धान की खेती होने लगी, है ना, धान की रुपाई भी होने लग गई थी। इसके लिए किसानों को कमरतोड़ मेहनत भी करनी पड़ती थी। लेकिन कुल मिला के लोहे के हलों के प्रयोग से क्या हुआ कि उपज में भारी वृद्धि देखने को मिलता है। दूसरा है कुदालों का प्रयोग। अब देखो, हलों का प्रयोग हर जगह नहीं हो सकता था। पहाड़ी क्षेत्र में हलों का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, क्योंकि हल केवल कहां यूज में लाया जा सकता है, केवल और केवल समतल जमीनों पे हलों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि जो एरिया पहाड़ी था, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले किसानों ने क्या किया, कुदाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, है ना जी। किसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? कुदाल का। अब कुदाल जो है, आप सभी को पता है कि कुदाल जो है उसको इंसान, मतलब एक आदमी क्या करेगा, उसको जमीन पे पटक के, उसको मतलब मार के जमीन को उकेड़ेगा। तो इसके लिए कोई ज्यादा क्षेत्र की जरूरत नहीं होती है। तो कुदाल जो था वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खेती करने का एक बेहतर साधन था, और इससे भी क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो उपज है उसमें वृद्धि होती है। अगला पॉइंट क्या है? कृत्रिम सिंचाई। कृत्रिम सिंचाई यानी कि इंसानों ने मतलब जो हम राजा महाराजाओं की बात करें, पूंजीपति लोगों की बात करें, जमींदारों की बात करें, तो किसानों के लिए उन्होंने कुएं, तालाब, नहर, जलाशय वगैरह का निर्माण करवा दिया, जिससे क्या था कि भाई खेतों की सिंचाई भी हो सकती थी, है ना। तो ये भी एक बढ़िया तरीका था जिससे कि उपज में वृद्धि हो सकता था। इसका प्रभाव क्या रहा भाई? खेती के नए तौर तरीके जो विकसित हुए, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? चलिए जी, पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये जो खेती के नए तौर तरीके विकसित हुए, खेती के इन नए तरीकों से क्या होता है, उपज में तो भाई बहुत बढ़िया मतलब प्रभाव देखने को मिलता है। उपज तो बढ़ती है, परंतु इसके कारण खेती से जुड़े लोगों में मतभेद भी बढ़ने लग गए। मतलब खेती करने के इन नए तौर तरीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन किसानों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद भी होने लगा, है ना। बौद्ध ग्रंथों में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है, जो किसानों की विभिन्न सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। यानी कि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि भाई कुछ किसान अमीर हो गए, कुछ किसान गरीब हो गए, किसानों के बीच में फासला बहुत ज्यादा था, है ना। पाली भाषा में छोटे किसानों और जमींदारों के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, वे प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। जो ग्राम प्रधान है या जो जमींदार है, वो गांव के गरीब किसानों पर नियंत्रण भी रखना शुरू कर दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें बताने हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के धम्म की प्रमुख उपदेश बताइए। सम्राट अशोक के जो धम्म का उसने प्रचार किया था, उसके प्रमुख उपदेश कौन से थे? तो भाई अशोक के धम्म का पहला उद्देश्य यह था कि भाई हमें क्या करना है, बड़ों का आदर करना है, जो भी हमसे बड़े लोग हैं उनका आदर करना है ना। सन्यासी और ब्राह्मणों के साथ उदार व्यवहार रखना है, यानी कि सन्यासी ब्राह्मण के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। सेवकों और दासों के साथ भी उदार व्यवहार रखना है, अच्छा व्यवहार रखना है। दूसरे के धर्म का हमें क्या करना है, सम्मान करना है। तो ये अशोक के धम्म के प्रमुख उद्देश्य थे। बस इसमें इतना ही है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, भूमिदान के कारण बताइए। भूमिदान किन कारणों से होता था भाई? भूमिदान करने के क्या कारण होते थे? भूमिदान आप समझते हैं ना, भूमि का दान करना भूमिदान कहलाता है। तो भूमिदान करने का पहला कारण यह था कि मंदिरों का निर्माण करवाना है, तो भूमिदान होता था। धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करवाना है तो भूमिदान होता था। कृषि का विस्तार करना है, कृषि को बढ़ावा देना है, खेती को बढ़ावा देना है, तो भाई किसानों को जमीन दान में दे दो। राजाओं द्वारा लोगों का समर्थन जुटाना, जब राजाओं को लगता था कि लोग उसके सपोर्ट में नहीं है, लोगों को अपने सपोर्ट में लाना है, अपने समर्थन में लाना है, तो भी राजा महाराजा भूमिदान किया करते थे। तो ये भूमिदान के कारण हो गए। आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप के बाहर के व्यापार की जानकारी दीजिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो भारत का जो व्यापार था वो कहां होता था, उसके बारे में बताना है, यानी कि भारत के व्यापारिक संबंधों के बारे में बताना है। साथ ही साथ 600 ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक व्यापार व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। दोनों क्वेश्चन में आपको व्यापार के बारे में ही बताना है। देखिए, व्यापारिक अगर मार्गों की बात करूं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास नदी मार्ग और भूमार्ग दोनों माध्यम से व्यापार होता था, है ना। और ये जो व्यापारिक मार्ग है वो कई दिशाओं में फैल गए थे। भूमार्ग की बात करें, यानी कि स्थल मार्ग की बात करें, तो ये मध्य एशिया तक फैल चुका था, मध्य एशिया और उसके आगे तक फैल चुका था, ठीक है जी। जल मार्ग की बात कर लो तो भाई अरब सागर वाले जल मार्ग की हम बात करें तो इसके माध्यम से उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। बंगाल की खाड़ी वाले जल मार्ग की बात करें तो इसके माध्यम से चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध बनाए जाते थे।
अब शासक लोग हमेशा इन व्यापारिक मार्गों पर क्या कोशिश करते थे, नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखेंगे तो वहां से क्या मिल सकता है, उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिल सकता है ना। ठीक है, तो इस वजह से राजा लोग इन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। देखो जी, अनेक प्रकार की चीजों का हम क्या करते थे, उस समय व्यापार किया करते थे, आप सभी को ये बात मालूम है। अनेक प्रकार की चीजों का क्या होता था जी, व्यापार होता था, आयात निर्यात किया जाता था, है ना। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले, बैलगाड़ी, घोड़े खच्चरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी शामिल थे। मतलब ये जो मार्ग है, जल मार्ग या स्थल मार्ग की बात करें तो ये सारे लोग इन मार्गों का इस्तेमाल करते थे। वे समुद्री मार्ग से भी यात्रा करते थे। यह यात्रा खतरनाक तो था ही, लेकिन बहुत ज्यादा लाभदायक भी होता था, क्योंकि समुद्री मार्ग जो था वो काफी सस्ता होता था, है ना, इसलिए लाभदायक था। तमिल भाषा में मत्स्यवन और प्राकृत भाषा में सतवाहा और सेठी कहलाने वाले जो व्यापारी थे उनका उल्लेख मिलता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ज्यादा अमीर व्यापारी होते थे। इनका नाम आप याद रखें, मत्स्यवन और सतवाहा। ठीक है, आयात निर्यात की बात करें तो नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, इनसे निर्मित जो भी चीजें हैं, इसके अलावा पत्थर है, लकड़ी है, जड़ी बूटी है, इन सभी चीजों का क्या होता था, आयात निर्यात किया जाता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले की बात कर ले, या इसके अलावा कपड़ों की बात कर ले, जड़ी बूटियों की हम बात कर ले, तो इनकी भारी मांग थी। मतलब रोमन साम्राज्य के लोग हमारे यहाँ से ये सारी चीजें मंगाते थे, और अरब सागर के माध्यम से भूमध्य क्षेत्र तक इन चीजों को पहुंचाया जाता था। अरब सागर का इस्तेमाल होता था रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान सिक्कों के विकास का वर्णन कीजिए। अब देखिए जी, आप सभी को पता है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास से ही बहुत सारे सिक्के बनाए गए और ढाले गए, है ना। तो कौन कौन से सिक्के बनाए गए, कौन कौन से सिक्के ढाले गए, उसकी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले भाई, अगर आप सभी बीच में, वैसे मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप सभी चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना यार, ठीक है, ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंचे। और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और साथ साथ लाइक भी कर देना। आप लाइक कर देते हैं तो यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक अपने आप इस वीडियो को पहुंचा देगी, है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, मेहनत लगती है बहुत ज्यादा वीडियो बनाने में भाई, ऐसे वीडियो नहीं बन जाती। आपको लग रहा होगा कि भाई भैया आए 1 घंटे या फिर 40 मिनट 45 मिनट बोले और चले गए, ऐसा नहीं होता। वीडियो बनाने से पहले पूरा सेटअप लगाना होता है, कैमरे को सेट करना होता है, लाइट वगैरह का देखना होता है, थंबनेल बनाना है, पीपीटी बनाना है ना, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तब जाके आप सभी के लिए एक वीडियो बन पाती है। तो वीडियो बनाने में लगता है बहुत ज्यादा एफर्ट्स। तो आप सभी मेरे द्वारा दिए गए एफर्ट का थोड़ा सा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले अगर हम सिक्के की बात करें, 600 ईसा पूर्व के आसपास जो सबसे पहले सिक्के डाले गए वो आहत सिक्के थे। आहत यानी कि धातुओं को पीट पीट के सिक्के का आकार दिया जाता था, इसीलिए इसको आहत सिक्के कहा जाता है। आहत मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना, है ना। पीट पीट के सिक्के ढाले गए थे और सबसे पहले ये सिक्के बनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि मौर्य राजाओं द्वारा इस सिक्कों को ढाले गए थे, है ना। उसके बाद सोने के सिक्के बनाए गए भाई। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कुषाण राजाओं ने बनवाया था, है ना। और कब बनाया गया था, प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास। इसके अलावा सोने के अगर हम बात करें तो भाई सबसे बहुमूल्य और भव्य सोने के सबसे अच्छे जो सिक्के बनाए गए थे, भव्य सिक्के बनाए गए थे, वो किसके द्वारा बनाए गए थे, गुप्त राजाओं द्वारा, है ना। जिसमें अति उत्तम सोने का प्रयोग किया गया था। जो सोने का जो प्रयोग किया गया था उसकी जो क्वालिटी थी वो सबसे अच्छी थी। इसके अलावा हम रोमन सिक्के की बात कर लेते हैं जी। रोमन सिक्के की बात करेंगे तो दक्षिणी भारत से हमें रोमन साम्राज्य के सिक्के भी मिले हैं, जो कि इन देशों के इन स्थानों के बीच में व्यापारिक संबंध को दर्शाता है कि भारत का व्यापार उस समय रोमन साम्राज्य के साथ भी होता था। इसके अलावा तांबे के सिक्के, तो भाई तांबे के सिक्के इस समय काल में ढाले गए। कहाँ के राजाओं ने बनवाया था, पंजाब हरियाणा के जो योधे राजा थे, योधे शासक थे, इन्होंने ये सिक्के बनवाए थे और इसको प्रयोग में लाया था, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका सिक्के वाला टॉपिक हो गया, सिक्के वाला क्वेश्चन हो गया, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख से आप क्या समझते हैं। तो आप सभी को पता है कि अभिलेख जो है वो किसी पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर या फिर किसी भी कठोर स्तर पर खुदे हुए शब्द होते हैं, है ना। किसी भी ठोस पॉलिश पत्थर पे, चट्टान पे जो शब्द उत्कीर्ण किए गए हैं, खोद के लिखे गए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अभिलेख बोलेंगे।
अभिलेखों में हमें उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलाप, विचार लिखे हुए मिलते हैं जो इन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं की क्रियाकलाप, महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा हमें मिल जाता है। प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, है ना। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो कि जन सामान्य की भाषा होती है, जो कि उस समय लोगों द्वारा जो प्रयोग में लाया जा रहा था जो भाषा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत भाषा बोलते हैं, है ना, जो कि जन सामान्य की भाषा होती है। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिलेखों का अर्थ आप समझ गए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला गया, है ना। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला गया, प्राचीनतम अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला गया, कैसे पढ़ा गया। तो आप सभी को पता है कि प्राचीनतम अभिलेख जो है उनमें दो लिपियों का इस्तेमाल किया गया था, ब्राह्मणी और खरोष्टी, है ना। इन दो लिपियों के माध्यम से ही इन अभिलेखों को लिखा गया था। तो ये जरूरी था अभिलेख शास्त्रियों के लिए कि वो क्या करे, इन दोनों ही लिपि, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाले, है ना। तो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालने का मतलब ये था कि हम अभिलेखों को आसानी से पढ़ सकते थे। तो अब ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया, उसी की हम बात कर रहे हैं। देखिए ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया। तो होता क्या है कि जो हमारे आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मणी लिपि है। मतलब इन जो भी लिपि, देवनागरी लिपि की हम बात कर ले या फिर और बंगाली लिपि की हम बात करें, तो उनका मूल क्या है, ब्राह्मणी लिपि से ही निकले ये सारी, है ना। तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया था, ये बात आप सभी को मालूम है। 18वीं सदी से क्या होता है कि जो यूरोपीय विद्वान है उन्होंने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि की कई पांडुलिपियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था, है ना। मतलब जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने देवनागरी लिपि और जो बंगाली लिपि है उसमें जितने भी पांडुलिपियां लिखी गई थी उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया और इनके अक्षरों की तुलना प्राचीन अक्षरों से करना शुरू कर दिया, मिलाना शुरू कर दिया। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, है ना, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। ठीक है, मतलब जो आरंभिक अभिलेख वगैरह लिखे गए थे ज्यादातर वो संस्कृत में थे, लेकिन जो प्राचीन, बात वही कहने की कोशिश की जा रही है कि प्राचीन जो अभिलेख थे हमारे, तो उसमें ज्यादातर मतलब संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अशोकाकालीन जो प्राचीनतम लिपि है उसमें प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। वैसे तो प्राकृत भाषा का ही इस्तेमाल किया गया था, इसको आप लोग याद रखें। कुछ लिपियों की अगर हम कुछ अभिलेखों की बात करें तो वहां पे संस्कृत भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था, संस्कृत में भी ये सारे लिखे गए थे, है ना। तो एक विद्वान का नाम है जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला था 1838 में। ठीक है, तो कुल मिला के हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने के लिए, ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकालने के लिए जो हमारे आधुनिक अभिलेख है, आधुनिक लिपि है, देवनागरी लिपि और बंगाली लिपि, उनकी अक्षरों की तुलना की गई प्राचीनतम जो लिपि है उसके साथ, और उसके बाद उसका अर्थ निकाला गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1838 में। ठीक है जी, आगे आ जाओ। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया जी, खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता कैसे हासिल हुई, है ना। तो खरोष्टी लिपि को पढ़ने की बात करें तो जो पश्चिम उत्तर भारत में जो भी अभिलेख हमें मिले, है ना, जैसे कि आप इधर वाला पार्ट की अगर बात करोगे, इधर पाकिस्तान, इधर है अफगानिस्तान, तो यहाँ से जो भी अभिलेख हमें मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, है ना। और यहाँ पे कौन से राजाओं ने शासन किया था, हिंद यूनानी राजाओं ने। अब हिंद यूनानी राजाओं ने क्या किया, जो उन्होंने सिक्के बनवाए थे ना, उन सिक्कों से ही हम खरोष्टी लिपि को पढ़ पाए भाई। जो सिक्के बनवाए थे, सिक्कों पे उन्होंने क्या किया, अपना नाम इन सिक्कों पे राजाओं ने अपना नाम यूनानी और खरोष्टी दोनों ही लिपि में लिखवा रखा था। तो यूनानी भाषा पढ़ने वाले जो भी विद्वान थे, जो यूरोपीय विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, दोनों के अक्षरों की तुलना कर दी। यूनानी जो भाषा, यूनानी लिपि है और जो खरोष्टी लिपि है, उनके अक्षरों की तुलना की। जो विद्वान यूनानी लिपि को पढ़ सकते थे उन्होंने तुलना की, और ऐसे तुलना करके फिर उन्होंने खरोष्टी लिपि का भी अर्थ निकाल दिया। बस इस तरीके से आपको इसके पॉइंट्स समझाने हैं। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। जो अभिलेख शास्त्री होते हैं, अभिलेख शास्त्री हम किसे कहते हैं भाई, अभिलेख शास्त्री हम किसे कहते हैं, अभिलेख शास्त्री हम उन्हें कहते हैं जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, है ना। जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उनको अभिलेख शास्त्री कहते हैं। तो अभिलेख शास्त्रियों की समस्याएं क्या होती है, जब अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, अभिलेखों के माध्यम से
इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं तो उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि भाई भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। यानी कि भारत के इतिहास के बारे में जानते समय हमें जब अभिलेखों का प्रयोग करना होता है तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। समझिए क्वेश्चन। चलिए जी अब आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखो अभिलेख साक्ष्यों की सबसे पहली सीमा यह है कि इसमें ना अक्षरों को बहुत ही हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है कई बार, जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अभिलेख कई बार हो जाते हैं नष्ट, जिस वजह से उस पे लिखे जो अक्षर है वो लुप्त हो जाते हैं। नष्ट कैसे हो जाएगा? आंधी तूफान आने की वजह से नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आधा टुकड़ा बच्चा कहीं खेलते हुए आया, आधा टुकड़ा कहीं और उठा के ले गया खेलने के लिए, आधा टुकड़ा वहीं पे रह गया, है ना। तो इस वजह से अभिलेख पे लिखे अक्षर लुप्त हो जाते थे। बहुत सारे हजारों अभिलेख अभी है लेकिन भाई उनका अर्थ नहीं निकाला जा सका है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है मैं उसकी बात करूं तो देखो अभिलेख जो है ना वो केवल विशेष अवसरों का वर्णन करता है। अभिलेख केवल क्या करता है? विशेष अवसरों का वर्णन। रोजमर्रे की जिंदगी के बारे में, खेती के बारे में, किसानों के सुख दुख के बारे में, है ना, लोगों के सुख दुख के बारे में अभिलेखों से कुछ पता नहीं चलता है। अभिलेख केवल विशेष अवसरों पर बनवाए जाते थे और विशेष अवसरों के बारे में ही बताते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अभिलेख सदा उन्हीं लोगों के विचारों का वर्णन करता है जो कि उनको बनवाता है। अगर अभिलेख मैं बनवा रहा हूं तो मैं ही अपने बारे में उसमें लिखवाऊंगा, अपने विचार ही लिखवाऊंगा, किसी दूसरे के बारे में इसमें कोई जानकारी मैं नहीं दूंगा। समझ लो। तो अभिलेख केवल उन्हीं लोगों के बारे में बताते हैं जो कि उनको बनवाते थे। ठीक है। तो ये अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं हो गई। हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था अक्षरों को, अभिलेख नष्ट हो जाते थे, विशेष व्यक्ति का वर्णन होता है और विशेष अवसरों का ही वर्णन किया जाता है। और बहुत सारे अभिलेखों का अभी तक अर्थ कोई नहीं निकाल पाए। तो ये अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं हैं। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आप समझ चुके होंगे। डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। कोई भी डाउट है कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।